हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बहुवैकल्पीय जो है प्रश्न उसके उत्तर 1 अंक का हम लोग देखने जाने रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोग के लिए। ये बढ़िया से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का ऑप्शन नंबर बी है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो बी नंबर ऑप्शन। कहाँ बनता है? तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? बड़ा और आभासी। ध्रुव और फोकस के बीच जो होता है कहाँ बनता है? बड़ा आभासी बनता है। बड़ा और आभासी बनता है। फिर हम लोग का F = R/2, ये क्या होता है? ये सत्य होता है। F = R/2 होता है और ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण सत्य है। अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसका? मिट्टी का प्रयोग। दोस्तों ये आप लोग को पूरा चैप्टर जो है आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग को इतना बढ़िया से हर एक चैप्टर का आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग को एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए बताया जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी में प्रयुक्त नहीं होता है। एक माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin R होता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, sin I/sin R जो होता है ए नंबर हो जाएगा, है ना। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R होता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है हम लोग का? डायोप्टर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। क्या बताता है? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो होता है उल्टा है, यही बताता है। क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष जो है प्रतिबिंब उल्टा है, यही बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। ठीक है, फिर 8 नंबर कहता है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। तो मृग मरीचिका का कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। पहले जो होता है देखिए यहाँ पे पहले होता है अपवर्तन तथा बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो केवल ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, हम लोग का ये भी आंसर, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक कहलाता है। क्या? अपवर्तन कहलाता है, सॉरी। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का हम लोग का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम दिखती है, यह क्यों होता है। तो यह भी होता है किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। देखिएगा कभी भी हम आप लोग को बता रहे हैं परावर्तन के कारण 2-3 चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तन के कारण 2 चीज़ होता है, अपवर्तन के कारण जो है 2-3 चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा सिंपल वे में। कौन कौन सा चीज़? तो एक तो बाल्टी का पानी जो है, बाल्टी का तल जो होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या हम लोग डंडा डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में हम डंडा डालते हैं तो ये क्या था? टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। फिर हम लोग का एक और चीज़, बाल्टी में डालते हैं तो ये टेढ़ा दिखाई देगा। फिर एक और हम लोग का क्या होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया। एक और हो गया हम लोग का कि मान लीजिए कि अगर हम लोग मछली देखते हैं, तीर, मान लीजिए मछली तालाब में है तो तीर मारने वाला जो है, मान लीजिए मछुआरा जो उसको मारना होगा भाला से, तो क्या मारेगा? और गहराई पे मारेगा। तो ये भी किसी कारण होता है? अपवर्तन के कारण मछली भी क्या होती है? ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर दिखती है ना। तो ये सब सिंपल सा चीज़ है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण। सघन माध्यम में क्या है? आपतन कोण। फिर हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ये प्रकाश को एक जगह फोकस करके और ज़्यादा सोलर कुकर में जल्दी गर्म कर देता है सोलर कुकर को। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कभी भी क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 14 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हम लोग का आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी और समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, दोनों को याद रखिएगा। आभासी इसमें भी और इसमें भी आभासी बनता है। ठीक है, फिर हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दर्पण में
प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा, तो वह समतल होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है ना, तो ये क्या बनता है, समतल दर्पण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ये भी आभासी होता है ना, ये भी आभासी होता है। तो ये हम लोग का सभी दर्पणों में क्या होता है, आभासी हो जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अपवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो ए नंबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए नंबर 2 हो जाती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। किसमें, तो ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है, सीधी रेखा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये होता है हम लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f के अनंत के बीच कोई बिंब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनता है ए नंबर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये 12 में भी आया हुआ है, ये भी 12 में आया है, इसको बढ़िया से देखिए 13 में आया हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन का रिवीजन अगर हो जाता है तो बहुत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी है। उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। f बराबर r/2 यानी 40 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय दर्पण हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना। बाहरी की ओर जो है उभरा होता है, देखिए बाहरी की ओर उभरा रहता है, बाहर की ओर उभरा गोलीय दर्पण के पृष्ठ है तो उसको कहते हैं। मतलब कहने का मतलब देखिए ये बाहर की ओर अगर उभरा है, इधर कलई किया गया है, मतलब कहने का मतलब इधर कलई का मतलब क्या होता है कि पीछे कुछ ना कुछ कलई कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसमें शीशा में हम लोग का फोटो दिखता है। तो ये जो होता है उभरा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और एक होता है हम लोग का ऐसे, जो ये बाहर की ओर कलई किया रहता है, दिखता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 29 नंबर की अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक mn का मान होगा, तो ए नंबर c/v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c/v हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में देखने का प्रयास करेंगे इसका भी। तो देखिए मानव नेत्र और कह रहा है कि आंख व्यवहार करता है, तो आंख जो हम लोग का होता है हमेशा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरफ, उत्तल लेंस की तरह। फिर कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, इसका मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको दूर बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूर। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है, तो ये क्या होता है, उसको दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसको कौन सा रोग होता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उसको दूरदृष्टि होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों
कि सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, मीटर सेंटीमीटर में आप लोगों को फंसा देगा। तो इसलिए देखिए ये जो है हम लोग का आंसर जो है गलती दिया है, इसका अनंत पर मानव नेत्र की दूरबिंदु है। अच्छा, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु, सॉरी, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु क्या है, तो अनंत पर है। क्या है, अनंत, अनंत इसको मानेंगे, ठीक है। ये फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो ये जो होता है हम लोग का अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। क्या, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। फिर कह रहा है कि कौन से रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसका प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन कम होता है। इसको लिखिएगा, कोई पूछ देगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन माने छितराव, है ना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, छितराव, यानी छितराव कम होता है और आराम से प्रकीर्णन, छितराव कम होता है और आसानी से हम लोग दूर से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। फिर हम लोग का एक और है कि सामान्य दृष्टिदोष में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखिए। फिर कह रहा है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है ना। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी उसको दूर की वस्तु को क्या देख सकता है, दूर की वस्तु को, है ना। दूर की वस्तु को साफ साफ लोग देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, उल्टा होता है इसमें, है ना। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये जो होता है हम लोग का बैंगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हम लोग का देखिए कितना नंबर क्वेश्चन तक है, इसमें भी हम लोग का 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, हम लोग 31। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से देखिए, है ना। उसके बाद हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश एक पर्दे पर लिया जाता है, तो रंगों का बैंड को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम। फिर कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है, तो ये जो होता है लाल दिखता है। फिर कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है, तो ये जो होता है हम लोग का कितना मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का, 2 मिनट का। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिग्नल, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो ये पहुंचता है हम लोग का किसके द्वारा, तो मांसपेशियों द्वारा नहीं, दिक् तंत्रिकाओं द्वारा, यह तंत्रिकाओं द्वारा हम लोग का पहुंचाया जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, तो डी नंबर होता है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक होना, ये दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 19 नंबर की एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका, है ना। 25 सेंटीमीटर की हो जाती है। क्या हो जाती है, 25 सेंटीमीटर। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, तो लाल रंग का विचलन जो होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 21 नंबर कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगे होते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग का उत्तल वाला दर्पण उत्तल लेंस लगा रहता है, और निकट दृष्टि दोष में क्या लगता है, अवतल लेंस लगा रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रकीर्णन करने वालों का आकार, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार जो होता है साइज काफ़ी बड़ा हो, तो प्रकीर्णन यानी प्रकाश होता है, कैसा होता है, तो ए नंबर होता है, श्वेत होता है। कह तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 23 का हम लोग का दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। ऊपर की अपेक्षा नीचे की अपवर्तनांक अधिक होता है, ऊपर की अपेक्षा नीचे का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आंखें की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो होता है परिवर्ती द्वारक की भांति काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 25 नंबर की इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष जो होता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक के द्वारा ये बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट देखिए हम लोग का कह रहा है यहाँ पे ये प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, किस रंग का झुकाव जो होता है न्यूनतम होता है, तो इसमें जो होता है लाल रंग का झुकाव जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है स्पेक्ट्रम में। फिर कह रहा है कि हम लोग का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है पश्चमाभि द्वारा, किसके द्वारा, पश्चमाभि द्वारा। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण जो है हम लोग का क्या होता है, तो इसमें जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो जाता है हम लोग का, देखिए निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या हो जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है,
वक्रता त्रिज्या घटना, यानी वक्रता त्रिज्या घटना यहाँ पे घट जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हम लोग का निकट दृष्टि दोष होता है। फिर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का अभी बताया हम आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठ के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, नहीं निर्गत कोण। पार्श्व दो पार्श्व के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये वाला जो है विद्युत चैप्टर देखेंगे और बढ़िया से इसको भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग को इतना आराम से 60 क्वेश्चन हम लोग लगभग देख लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो जो है 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्लास 10th के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा पढ़ाया जा रहा है। ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पर ये रमित स्टडी सेंटर पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसी में हम लोग विद्युत चैप्टर हम लोग को देखना था। विद्युत चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विद्युत चैप्टर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। पिछला वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये अमृत स्टडी सेंटर पे जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग का दोस्तों यहाँ पे विद्युत चैप्टर जो है इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना। इसको सिंपल वे में आप लोग याद सकते हैं। ताप बढ़ेगा तो हम लोग का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हम लोग का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हम लोग का विद्युत शक्ति का होता है वाट। शक्ति का क्या होता है, वाट। ये सब याद करने वाला है। देखिए 16 में भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 में पूछा है, तो ये सब हो सकता है कि रिपीट भी क्वेश्चन कर दे, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R = V/I। V/I, I = V, यहाँ पे I = V = IR होता है। तो उसी पे हम लोग का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, प्रतिरोध I = क्या होता है, V = IR होता है। V = IR होता है, तो हम लोग का प्रतिरोध होता है R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। एकदम सिंपल से याद रखिएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे V = क्या होता है, IR। तो हम लोग को I पूछ रहा है ना, R पूछ रहा है, तो V/I हो जाएगा बराबर R। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 8 नंबर की धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होता है हम लोग एमीटर से करते हैं ना, धारा का माप हम लोग एमीटर से करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 10 नंबर की किसी उपकरण में पॉजिटिव यानी धन, निगेटिव यानी ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। किसमें होता है, तो C नंबर में, यानी जो है कुंडली में हम लोग का जो है चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, तो 30 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे R = होता है दोस्तों, R = होता है R = R1 + R2 होता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में हुआ तो यहीं 10 श्रेणी क्रम में तो 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 20 बराबर 30 हो जाएगा। एकदम सिंपल में इसको भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर की 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 24 जूल हो जाता है। ठीक है, 24 जूल हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना, V × यहाँ पे कूलम होता है, VC हो जाता है। ठीक है, W बराबर यानी V बराबर हो जाता है VC, है ना। V बराबर 20 और ये 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 12 दूना 24, 2 सेकंड, यहाँ पे हम लोग का 12 दूना 24, हाँ 24 हो जाएगा सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक हम लोग का वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक
220 वोल्ट से 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होती है, 10 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, 10 का सी नंबर 50 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 वाट। सिंपल में इसको भी याद रख सकते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि बल्ब की आयु की वृद्धि के लिए इसमें से कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी आर्गन और ये नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन को भर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आर्गन ये सब निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों 16 नंबर की परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। तो दो विभवांतर के बीच में मापा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, बी नंबर, इसको बी बोलेंगे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ये हो जाएगा हम लोग का टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, है ना, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि ये जो होता है टंगस्टन को गलने से बचाने के लिए भी, और प्लस इसके वाष्पन, यानी ये क्या होता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है टंगस्टन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भरते हैं। फिर हम लोग का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत बल्ब किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं। तो ये होता है हम लोग का विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किनमें नहीं होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग जो है किनमें नहीं होता है। तो डी नंबर है, विद्युत पंखा में जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव नहीं होता है, तापीय प्रभाव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम समायोजित समानन मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान हैं। तो डी नंबर हो जाएगा 4 ओम हो जाता है। किस तरह, तो देखिए 4 ओम कर रहा है ना, 4 प्रतिरोध दिया है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या, तो प्रतिरोध यानी 16/4 कर देते हैं। तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाता है, ठीक है। 4 प्रतिरोध यहाँ पे बोला है ना, इसीलिए हम लोग 16 से भाग कर देते हैं, सिंपल। I इक्वल टू V/R ओम, हाँ ऐसे हो जाता है, ठीक है। R इक्वल टू V/I, हाँ ऐसे होता है, सिंपल भाग देने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 23 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो ये हो जाएगा 4.55 एम्पियर हो जाता है। इसमें करते क्या होंगे हम लोग, यहाँ देखिए बता रहे हैं 22 चौका, सिंपल विद्युत धारा कर रहा है ना विद्युत हीटर में, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये सब फार्मूला हम भी थोड़ा सा भूल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2 किलोवाट हीटर की कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना दोस्तों, सी नंबर 220 एम्पियर हो जाएगा, कितना 20 एम्पियर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है दोस्तों कि यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चाल के प्रतिरोध के बीच विभवांतर होगा। तो ए नंबर हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाता है, 1 जूल कार्य कर रहा है तो परस्पर उस पर कार्य का विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट ही हो जाएगा। फिर है, ठीक है यहाँ पे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस निर्भर करता है, तो इस पे सभी पे, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। चालक के लंबाई पर, चालक के प्रकृति पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, किसी चालक के प्रतिरोध में निर्भर करता है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं, यानी जनित्र यानी जेनेटर होता है ना, उसी को जनित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो उसका फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 484 हो जाएगा, 484, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 1 किलोवाट, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 किलोवाट हावर का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है। फिर कह रहा है कि बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किसका, तांबे का। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। फिर 31 नंबर कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान होता है 0.24। 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी होगा,
1 जूल का मान कितना होता है 0.24 कैलोरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बल्ब के तंतु बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है क्या होता है दोस्तों, 1 नंबर इसका गलनांक जो होता है, मतलब इसका गलनांक जो होता है बहुत हाई होता है और ये जल्दी गलता नहीं है, इसलिए तंतु का जो है टंगस्टन का ही बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 3380 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो ए नंबर हो जाता है बढ़ता है। लंबाई बढ़ेंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है ना, तार का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए R = रो L/A होता है, L/A होता है, इसको याद रखिएगा, L/A होता है, L/A यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम लोग देखिए ए नंबर अगर देखिए लंबाई बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यहाँ पे होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। ठीक है, L/A। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर इसका लंबाई बढ़ाते हैं तो लंबाई घटाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो इससे बहुत फॉर्मूला बन जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, L/A होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मेन फार्मूला है हम लोग का, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर हम लोग का कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग का क्या होता है तो जूल होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है हम लोग का ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है ओम होता है दोस्तों। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग का ओम होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 35 नंबर क्या कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग का क्या होता है दोस्तों, तो इसका हम लोग का B नंबर हो जाएगा। इसके संबंध एक अभिकर्ता होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग याद करिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर जो है किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉनों में गति प्रदान करता है। क्या इलेक्ट्रॉनों में, देखिए इलेक्ट्रॉनों में करता है, इलेक्ट्रॉनों में गति का प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऊष्मा किसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है, धारा के वर्ग के, हाँ धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील कण होते हैं प्रोटॉन। बोले ना यहाँ पे अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि देखिए ये भी जो है गति प्रदान करते हैं तो किसमें, इलेक्ट्रॉन में। और यही क्वेश्चन फिर यहाँ पे भी हम लोग का कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये भी जो है गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अगर यदि प्रतिरोध का प्रतिरोध R हो और परिपथ 2 सेकंड में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ताप का मान होगा। उत्पन्न ताप का मान होता है तो H = I² होता है। H = I² होता है। H = I² होता है, यानी क्या चीज़, ताप का पूछ रहा है, हाई हीट होता है। H = I² होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V विभवांतर पर T सेकंड तक प्रभावित होता है। तो इसका हो जाएगा A नंबर VI हो जाएगा। ठीक है, VI Q = VI होता है, आवेश Q = VI होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि चांदी के तार की ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो A नंबर उसका भी बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, स्थिर रहता है। अर्धचालक क्या होगा, अर्धचालक जो यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ये सब होता है अर्धचालक। और अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों, अगर अर्धचालक में ताप बढ़ते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर होता है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है हम लोग का 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए 44 क्वेश्चन हम इसमें देख लिए हम लोग। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा वाला चैप्टर देखेंगे हम लोग, ठीक है। विद्युत धारा वाला चैप्टर देखेंगे, एकदम सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, इस सब क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सिंपल वे में देखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है हम लोग का पिछला क्वेश्चन भी बहुत सारा आया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं।